नमस्कार। कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम अपने इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण विषय जिंदगी चुने नशा नहीं को शामिल कर रहे हैं। नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। स्वस्थ जीवन शैली और उज्जवल भविष्य के लिए नशे से दूरी ही सबसे बड़ा संकल्प है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इस कार्यक्रम में। नशा एक ऐसी बुराई है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार और भविष्य को धीरे धीरे खोखला कर देती है। लेकिन यदि समय रहते सही मार्गदर्शन और उपचार मिल जाए तो नई शुरुआत संभव है। इसी उद्देश्य के साथ नशा मुक्ति केंद्र लोगों के जीवन में आशा की नई किरण बनकर कार्य कर रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में वैज्ञानिक पद्धति से उपचार किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति का आकलन कर आवश्यक परामर्श, दवाइयाँ और नियमित देखभाल सुनिश्चित की जाती है। इसके साथ ही प्रशिक्षित काउंसलरों द्वारा मानसिक संबल और प्रेरणा प्रदान की जाती है। रोगियों के लिए पौष्टिक और संतुलित भोजन, स्वच्छ और शांत वातावरण, आरामदायक बिस्तरों की व्यवस्था तथा नियमित दिनचर्या उपलब्ध कराई गई है। मानसिक तनाव कम करने और शारीरिक फिटनेस बढ़ाने के लिए खेलकूद और स्पोर्ट्स कोर्ट जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। नशा मुक्ति केंद्र का उद्देश्य केवल नशा छुड़ाना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और समाज की मुख्य धारा से पुनः जोड़ना है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर युवा और हर परिवार स्वस्थ, सुरक्षित और नशा मुक्त जीवन की ओर आगे बढ़े। जिंदगी चुने नशा नहीं, इस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नशा मुक्ति केंद्र के संचालक श्री शिवांग बिष्ट जी हैं। आइए इस विषय पर उनसे चर्चा करते हैं। शिवांग जी, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने ये केंद्र स्थापित किया है? मेन उद्देश्य यही था कि समाज में जो भी लोग मुख्य धारा से हट गए हैं अपने नशे की वजह से और एडिक्शन में आ गए हैं और नहीं निकल पा रहे हैं खुद से, जिनको मदद की ज़रूरत है बट वो मदद नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म देना ताकि वो यहाँ पर आएँ और अपने जीवन में जो भी उनकी जिस चीज़ में वो फंस गए थे, जो जिस भी नशे के दलदल में वो फंस गए थे, उससे उनको निकाला जा सके। शिवांग जी, आज के समय में किस प्रकार के नशे की लत ज़्यादातर देखने को मिलती है युवाओं में? तो देखिए, अल्कोहल तो है ही क्योंकि वो एक तरीके से लीगल है, बट फिर भी जहाँ अल्कोहल है तो वहाँ पे अल्कोहलिक भी हैं, जहाँ शराब है तो वहाँ शराबी भी आते हैं। ऐसे ही सूखे नशे अब लेकिन यंगस्टर में बहुत देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि चाहे वो स्मैक हो, चाहे हेरोइन हो, चाहे वो कोकीन और इंजेक्शन के नशे भी, मतलब इस तरीके के नशे काफ़ी देखने को मिल रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी है वो काफ़ी, चाहे उसमें वो स्कूल जाने वाले बच्चे हों, चाहे वो कॉलेज आने वाले स्टूडेंट्स हो, वो काफ़ी हद तक हमें देखने को मिल रहा है कि स्मैक एडिक्शन में काफ़ी युवा हमारे पास भी आ रहे हैं और पिछले कुछ सालों से हम ये देख पा रहे हैं चीज़ को। जी, आपके नशा मुक्ति केंद्र में जो उपचार की प्रक्रिया है वो क्या है? देखिए, जब भी कोई पेशेंट हमारे पास एडमिट होता है तो एक हमारे यहाँ पर एक फेलोशिप चलती है, कार्यक्रम चलता है जिसका नाम है अल्कोहलिक एनोनिमस और नारकोटिक एनोनिमस। ये एक पूरी वर्ल्ड वाइड संस्था है। इसका एक कार्यक्रम है, कुछ आध्यात्मिक सिद्धांत हैं। तो जब मरीज या पेशेंट जब भी हमारे पास आता है, हम उसको स्टार्टिंग में डिटॉक्स करवाते हैं ताकि उसको जो भी क्रेविंग हो रही हो या विड्रॉल हो रहे हो अल्कोहल के या ड्रग्स के, उसको वो मैनेज कर सके, तो वो फिजिकली तौर पे अपने को सही महसूस कर सके। उसका ब्लड टेस्ट होता है स्टार्टिंग में, साइकेट्रिस्ट उसको देखते हैं, जनरल फिजिशियन चेकअप करते हैं, 3 से 4 दिन या 5 दिन हम उसको डिटॉक्स रूम में रखते हैं। उसके बाद हम उसको एक अंदर हम फैमिली बोलते हैं, तब उसको एक ऐसे माहौल में शामिल करवा देते हैं जिसमें इनका सुबह उठने का टाइम, इनकी दिनचर्या जो रहती है, रात को सोने का टाइम, सब एक फिक्स रहता है। दिन में 2 बार हम उनको मेडिटेशन करवाते हैं, सुबह योगा पीटी एक्सरसाइज होती है, 3 से 4 इनके ग्रुप काउंसलिंग सेशंस होते हैं ताकि इनकी सोच को बदला जा सके। और साथ साथ अंताक्षरी सेशन या अंदर टीटी गेम्स वगैरह चीज़ें रखी हुई हैं, डांस सेशन होते हैं ताकि ये बिना नशे के कैसे जीवन को जीना है वो भी सीख सकें। शिवांग जी, नशा मुक्ति केंद्र में किस प्रकार की जो मेडिकल सुविधाएं आप देते हैं जिससे वो नशे को छोड़ने में मदद करती हैं, और मनोवैज्ञानिक जिस तरह से जो उपचार प्रक्रिया है ये भी हम अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे, क्योंकि आप स्वयं ही एक मनोवैज्ञानिक हैं। जी
हमारे जैसा कि मैंने बताया आपको आपके पिछले क्वेश्चन में कि जब भी कोई पेशेंट एडमिट होता है हमारे पास तो हम उसकी शुरुआती ब्लड टेस्ट से करते हैं और साइकेट्रिस्ट और जनरल फिजिशियन के अंडर में उनका ट्रीटमेंट होता है। उनको हम मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उनको जो भी क्रेविंग हो रही हो या विड्रॉल सिम्टम्स उनके हो हम उनको मैनेज कर सकें। तो यहाँ पर हमारे रिहैब में जब कोई भी पेशेंट एडमिट होता है जो एडिक्शन में रहता है, हम उसको साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स रहते हैं यहाँ पर, और उसके बाद हमारा स्टाफ रहता है 24 आवर जो इनको फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हम इनको हेल्प करने के लिए यहाँ पर हमेशा मौजूद रहते हैं। शिवांग जी, हम देखते हैं कि कुछ मुख्य कारण हर चीज़ के होते हैं कि व्यक्ति नशे की ओर जाता है, तो आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पर उपचार कराते हैं और ठीक होकर जाते हैं। तो हम समझना चाहेंगे कि मुख्य कारण क्या है नशे की ओर जाने के। किसी भी चीज़ की शुरुआत जो होती है एक तो अपनी गलत चॉइसेस से होती है, माहौल से होती है, बट इसके अगर अदर देन हम देखते हैं अगर, तो जो एडिक्शन है या युवाओं की या किसी भी इंसान की जो नशे में जाने की जो भी चॉइस समझ लीजिए आप उसको या मजबूरी समझ लीजिए, इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा तो WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एडिक्शन को बीमारी माना है। जिन लोगों के अंदर ये है उनके अंदर मोर एंड मोर की बीमारी रहती है ज़्यादा और वो बढ़ते चले जाते हैं हमेशा। उनके जो बिहेवियर प्रॉब्लम आ जाती है, उनकी नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है। तो एक तरीके से देखेंगे जैसे एक डायबिटिक इंसान है वैसे ही एक एडिक्शन में एक एडिक्ट इंसान है जी। तो एक तो मुख्य कारण यही है कि बीमारी है ये। उसके बाद चॉइसेस भी होती हैं अपनी और माहौल होता है, संगति होती है, इंसान कैसे लोगों को चुनता है। परिवार की भूमिका की हम बात करते हैं। नशे की लत से बाहर आने की में जो आप देखते हैं कि जो एक पारिवारिक जो उसके रिश्तेदार हैं या परिवार की जो भूमिका है वो कैसी होनी चाहिए और किस तरह से वो उस व्यक्ति को इससे बाहर ला सकता है नशे से। देखिए, आज मैं एक छोटी सी रील देख रहा था, इसमें हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि युवाओं को संदेश दे रहे थे कि जिन युवाओं ने अपने जीवन में नशे को छोड़ के आगे बढ़े हैं तो वो अपने बहुत मजबूत इंसान हैं और उनको अपनापन दे, है ना। तो यही एक कहने का मेरा मतलब है, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, जो भी लोग इस चीज़ से निकल के आते हैं उनको एक प्रेम भाव दे, एक अपनापन दें और उनको एक मोटिवेशनल तरीके से उनको अपनी लाइफ में मुख्य धारा में वापस जाने के लिए उनको मोटिवेट करें। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है, चाहे वो समाज का हो चाहे परिवार का हो, क्योंकि परिवार से ही शुरुआत होती है हर चीज़ की, इंसान की। जब वो घर जाता है तो परिवार उसको पुरानी चीज़ों के बारे में ना टोके जिस तरीके से, और उसको एक नया मौका तो मिलता ही है जीवन को जीने के लिए, लेकिन जितना एक परिवार को योगदान देना चाहिए इंसान के जीवन में उतना ही एक समाज का भी योगदान रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम समाज का भी हिस्सा हैं। तो अपनापन हमेशा रखना चाहिए कि जो वो लोग उस चीज़ से निकले हैं तो उनको सपोर्ट करें, चाहे वो इमोशनली हो चाहे वो मेंटली हो। अब हम बात करते हैं कि जब कोई उपचार के लिए आपके पास आता है तो उसकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो आप किस तरह से करते हैं? क्योंकि नशा करना एक छोटा सा पार्ट होता है, उसके साथ उसके नेगेटिव बिहेवियर और नेगेटिव थिंकिंग भी जुड़ी हुई रहती है। तो हम पेशेंट का साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बाद उसमें हम देखते हैं कि उनके क्या क्या गलत व्यवहार हैं, क्या क्या गलत सोच है, क्या क्या गलत आदतें हैं। तो हम उनको काउंसलिंग के थ्रू, ग्रुप काउंसलिंग के थ्रू या 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू उनको हम ये समझाने का प्रयास करते हैं और साथ साथ उनको एक कार्यक्रम देते हैं। एक कुछ ना कुछ जरिया हो चाहिए होता है हमेशा, हमें कुछ ना हमें किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए। तो उसके लिए 12 स्टेप कार्यक्रम रहता है यहाँ पर, उसमें 12 स्टेप वर्किंग रहते हैं। ग्रुप काउंसलिंग में हम क्लासेस के माध्यम से इनको एक आप समझ लीजिए आध्यात्मिक सिद्धांत देने की कोशिश करते हैं। आपके केंद्र में मरीजों की जो दिनचर्या रहती है, क्योंकि ये कार्यक्रम जीवन शैली है और इसमें हम इस महत्वपूर्ण विषय को शामिल कर रहे हैं, तो हमारे दर्शकों के साथ हम ये जरूर साझा करना चाहते हैं कि जो लोग यहाँ पर उपचार के लिए आते हैं उनकी जो दिनचर्या होती है वो कैसी रहती है पूरी। पेशेंट नया होता है तो हम उसको 3 to 4 डेज़ या 5 डेज़ हम उसको केयरिंग डिटॉक्स रूम में रखते हैं, तब वो बेड रेस्ट में रहता है, उसको मेडिसिन देते हैं और वो एक तरीके से आराम करता है, आप समझ लीजिए। उसके जब बाद में उसकी दिनचर्या जो रहती है वो एक डिसिप्लिन टाइम टेबल रहता है। उसमें मॉर्निंग का वेकअप टाइम रहता है, दिन में रेस्ट टाइम एक प्रॉपर रहता है फिक्स, दिन में 2 बार मेडिटेशन रहता है, सुबह योगा PT एक्सरसाइज रहती है, इनके 3 से 4 काउंसलिंग सेशंस रहते हैं। तो ये दैनिक दिनचर्या इनकी बनाई गई है ताकि एक इनको लाइफस्टाइल मिल सके, एक ऐसा जरिया मिल सके और लाइफस्टाइल मिल सके ताकि इसे अपना के ये उस चीज़ से बाहर निकल सके। जी, नशे की चपेट में जो आ जाते हैं उसके बाद जब उनका उपचार हो जाता है और वो दोबारा नशे की ओर न लौटे, इसके लिए किस तरह के विशेष प्रयास किए जाते हैं इस केंद्र के माध्यम से? देखिए, दोबारा इंसान नशे की तरफ ना जाए ट्रीटमेंट लेने के बाद, उसके लिए हम यहाँ पे ट्रीटमेंट के दौरान ही हम उनको रिलैप्स प्रिवेंशन के टॉपिक्स हैं, हम उनको टूल्स प्रोवाइड करवाते हैं काउंसलिंग के थ्रू, और साथ साथ जब वो यहाँ से घर जाते हैं तो हम
उनको समझाते हैं कि किस तरीके से किन चीज़ों से दूर रहना है, किन चीज़ों से दूरी बना के रखनी है, कैसी लिमिटेशन अपनी लाइफ में रखनी है, कैसे अपना बचाव करना है, कहने का मतलब है। तो इस तरीके से हम उनको रिलैप्स प्रिवेंशंस के टॉपिक पे हम उन पे चर्चा करते हैं ताकि उनको समझ में आ सके किस किस तरीके से हमें कहाँ कहाँ बचना है। जो उपचार की जो प्रक्रिया है, कोई भी व्यक्ति जो नशे में होता है, नशे की लत जिसमें होती है, उसका जब उपचार दिया जाता है तो क्या समय सीमा रहती है कि वो इस इतने समय पे उसे उपचार करके वो ठीक हो सकता है? जी, ये आपने देखा होगा। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में, इंडिया में पहले रिहैब की शुरुआत हमारी किरण बेदी जी ने करी थी शुरुआत, जो पहली लेडी IPS थी। तो उनके यहाँ पर 15 मंथ्स का ट्रीटमेंट था इन लोगों के लिए, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही था वो। तो बट अब ये धीरे धीरे टाइम पीरियड कम होता जा रहा है, बट हम फिर भी मिनिमम टाइम पीरियड लेके चले तो 6 महीने का समय लगता है, 6 मंथ का मिनिमम ट्रीटमेंट रहता है। क्योंकि इसका कारण भी है, क्योंकि नशा सिर्फ एक व्यवहार नहीं है, वो एक बीमारी भी है। साइकोलॉजी कहती है कि 90 डेज चाहिए होते हैं किसी भी बिहेवियर को चेंज करने के लिए, बट एडिक्शन बिहेवियर से ज़्यादा है। और इतने सालों से कोई भी जब पेशेंट यहाँ पे भर्ती होता है या घर वाले उनको भर्ती कराते हैं, एडमिट कराते हैं, तो वो 5 से 10 साल का कम से कम एडिक्शन लेके आते ही अपने साथ। सोचिए कोई इंसान अगर 5 साल, 10 साल, 15 साल नशा कर रहा है तो 6 महीने भी कम है, बट हम 6 महीने कम से कम लेके चलते हैं। क्योंकि 6 महीने के दौरान हमारे जो ट्रीटमेंट में, चाहे वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट हो, साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट हो, इनकी ग्रुप काउंसलिंग हो, चाहे वो इनकी एक्टिविटीज़ हो, जैसे गेम्स वगैरह भी करवाते हैं हम अंदर, और मोटिवेशन क्लासेस होती हैं, और इनका अंदर एक शेड्यूल बना हुआ है। वो इसलिए ताकि इनकी सोच को बदला जा सके, क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक कोई भी इंसान नहीं बदल सकता। तो सोच को और व्यवहारों को बदलने के लिए इतना समय, इतना टाइम पीरियड लगता ही है। शिवांग जी, जब कोई व्यक्ति उपचार करके ठीक हो जाता है तो निश्चित रूप से वो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो जाता है। ऐसे में उसके पीछे जो प्रेरणादायक कहानियां हैं, आप क्योंकि नज़दीक से उन लोगों को देखते हैं कि जो ठीक हो जाते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? किस तरह का उनका रिएक्शन रहता है, किस तरह से उनकी भावनाएं जाहिर होती है? यहाँ पे अभी तक हज़ारों लोग इलाज लेके अपना जा चुके हैं, और कई हज़ार संख्या है जो लोग अपनी रिकवरी में चल रहे हैं आज के दिन पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे जीवन संकल्प संस्था में हर चौथे 5वें दिन में कोई ना कोई इंसान आके अपना रिकवरी बर्थडे बनाता है। रिकवरी बर्थडे उसे बोलते हैं कि इसको सही हुए हुए 1 साल हो गया हो, 2 साल हो गया हो, 5 साल हो गए। जब वो यहाँ पर आता है और अपनी शेयरिंग करता है और लोगों के साथ जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उस शेयरिंग में वो अपने एडिक्शन से अपने रिकवरी तक के सफ़र को शेयर करता है उन लोगों के साथ, और जो कि कहने का मैं बहुत इमोशनल पल होता है मेरे लिए भी और उस इंसान के लिए भी जो यहाँ पे आके अपना रिकवरी बर्थडे बना रहा है। क्योंकि अपने में उपलब्धि है नशे से दूर रहना, उस इंसान के लिए जो कभी उसके बिना नहीं रह पाता था। तो जिसको 1 साल, 2 साल, 5 साल हो गई, तो अपने बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और मेरा मानना ये है, जिसने नशे को छोड़ा है अपनी लाइफ में, वो कुछ भी कर सकता है। जी शिवांग जी, अभिभावकों को शुरुआती किन संकेतों को समझना चाहिए ताकि उन्हें ये पता चल सके कि बच्चा नशे की ओर जा रहा है? जब घर पे कोई भी बच्चा हो, चाहे वो स्कूल जाने वाला हो, चाहे वो कॉलेज जाने वाला हो, अगर उसके व्यवहार ख़राब होने लग गए हैं, उसकी आपको दिख रहा है आपकी सोच नकारात्मक होने लग गई है, उसके व्यवहार नेगेटिव होने लग गई, जैसे उसको अंदर गुस्सा बढ़ने लग गया है, और वो घर से कुछ ऐसी पैसों का हेर फेर करने लग गया है, या पढ़ाई में वो सही नहीं कर पा रहा है, तो क्या आप मतलब माँ बाप को उस समय कारण जानने के लिए जांच का विषय होना चाहिए, ताकि वो शुरुआत में ही उन चीज़ों को रोकथाम करने के लिए जो भी ज़रूरी स्टेप है वो ले सके। यदि कोई व्यक्ति स्वयं नशा छोड़ना चाहता है तो उसको किस तरह के कदम उठाने चाहिए? कोई भी इंसान अगर खुद से स्वयं इच्छा से अगर नशा छोड़ना चाहता है तो उसके लिए वो कुछ स्टार्टिंग के स्टेप्स ले सकता है। जैसे वो अपने जिन संगति में वो बैठता है उस संगति से दूर हो जाए, है ना, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल चुने अपना, चाहे वो मॉर्निंग वॉक जाए, चाहे वो जिम करे। अगर फिर भी उसको लग रहा है कि उसको फिजिकल प्रॉब्लम आ रही है नशा छोड़ते हुए, तो वो साइकेट्रिस्ट के पास जा सकता है। और साथ साथ अगर उसे लग रहा है कि वो अपने विचारों से बहुत जूझ रहा है, क्योंकि होता क्या है, जब इंसान नशा बंद करता है तो उसका शरीर और दिमाग बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करता है, तो वो काउंसलिंग करा सकता है। और इन सब के बावजूद भी अगर वो नहीं हेल्प मिल पा रही है उसे, या वो नहीं मतलब रिकवर कर पा रहा है, तो फिर लास्ट ऑप्शन रिहैब रहता है। बट उससे पहले वो इन चीज़ों को अप्लाई कर सकता है अगर बाहर से वो खुद से नशा छोड़ना चाहता है तो। नशा मुक्ति केंद्रों की अगर हम बात करते हैं तो आपके केंद्र में क्या विशेषता है, क्या क्यों ज़्यादा विशेष है औरों से? औरों से विशेष या औरों से बेहतर की तो मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि सभी अपने विशेष होते हैं और सभी अच्छा कार्य कर रहे हैं। क्योंकि क्या है, ये एक ऐसा काम है जिसमें 24 घंटे की जिम्मेदारी रहती है इंसान के जीवन की, और उसको साथ साथ ये भी जिम्मेदारी रहती है कि इंसान का जीवन बदलना है। ये मेरे लिए भी एक परिवार की तरह है, मैं इसको परिवार की तरह ही मानता हूँ। चाहे वो यहाँ पर स्टाफ मेंबर हैं, चाहे वॉलंटियर हैं, चाहे वो पेशेंट्स हैं, और हम उनको एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करवाते हैं। और पहाड़ों के बीच में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा देहरादून में ही रहते हुए, तो अपने में एक प्लस पॉइंट है हमारा बहुत ही अच्छा माहौल।
और एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना। साथ में हमारा नो हैरेसमेंट पॉलिसी रहती है, बिल्कुल भी डिसिप्लिन ज़रूर रहता है बट नो हैरेसमेंट पॉलिसी रहती है। और हम अच्छे से अच्छा अपनी तरफ से हर मरीज को देने की कोशिश करते हैं ताकि वो यहाँ पर आए और अपने जीवन में बदलाव लाके यहाँ से जाके अपना अच्छा जीवन शुरू कर सके। किसी भी बड़े कार्य को जब किया जाता है तो हम देखते हैं कि चुनौतियां ज़रूर आती हैं, लेकिन किस तरह से आप चुनौतियों से निपटते हैं ये बड़ी बात है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो रिहेबिलिटेशन का काम रहता है संस्था का, वो एक तरीके से जैसे मैंने आपको बताया 24 आवर का काम है। मतलब हमारा ऐसा नहीं संडे क्लोज है या वेडनेसडे क्लोज्ड है, हमें 24/7 काम करना है क्योंकि 24/7 यहाँ पे लोग रहते हैं। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हम उनको बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है, लेकिन उससे प्रायोरिटी उनकी हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। अब कई तरीके के पेशेंट्स आते हैं, 10 में से 6 पेशेंट्स को यहाँ पर हेलुसिनेशन होते हैं, जिसे हम मतिभ्रम कह सकते हैं। किसी पेशेंट को फिट्स पड़ते हैं, कोई पेशेंट अल्कोहलिक होते हैं, उनको लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम होती है। तो कई तरीक़ों चीज़ों का सामना करना पड़ता है हमें। तो रात के, लेकिन चाहे 2 बज रहे हो चाहे 3 बज रहे हो, अगर हमें लगता है कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है तो हम नियरेस्ट हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। या हमें लगता है कि अगर पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम उनको हॉस्पिटल एडमिट कराते हैं। इस तरीके से चीज़ें रहती हैं। फिर पिकअप, हमें पेशेंट को लेने जाना पड़ता है। आपने जैसे देखा होगा, बहुगुणा जी हमारे अभी केदारनाथ गए पेशेंट लेने के लिए, अभी आपके सामने ही वो मरीज लेके आ रहे हैं। तो केदारनाथ से पहले सोनप्रयाग पड़ता है, तो आप समझिए कि अभी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है पूरा वो। बट हमें कॉल आया है और हमें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या है, उसने घर में बहुत प्रॉब्लम कर रही थी और वो काबू से बाहर था। और हम उनको ऐसा भी नहीं बोल सकते थे कि हम 2 दिन बाद आएंगे। जो हमारा उद्देश्य है वो बहुत साफ है कि इंसान यहाँ पर आए और ठीक होके जाए। उसके लिए हमें जो करना पड़े हम वो करते हैं। बिल्कुल शिवांग जी, आपने बहुत ही सुंदर कहा। और चुनौतियों को पार कर ही हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो नशे की लत हो या किस जीवन में कोई भी कार्य हो। नशा मुक्ति के लिए जो समाज की भूमिका है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की सामाजिक भूमिका की ज़रूरत है? जो लोग मुख्य धारा से हट गए हैं, नशे की लत में चले गए हैं और फिर दोबारा जब वो मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, तो ऐसे में जो समाज का दृष्टिकोण है उस पर आप क्या बात करना चाहेंगे? देखिए सर, जैसे मैंने पहले कहा कि समाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम समाज का ही हिस्सा हैं और हम समाज से बाहर नहीं, कोई भी इंसान है। तो जब कोई इंसान अपने एडिक्शन को छोड़ता है और दोबारा एक नया रास्ता चुनता है, तो समाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। होता क्या है, लेकिन समाज उसको गलत नज़र से देखता है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी उतना ही बीमार था जितना कोई और बीमारी से इंसान जो बीमार होता है। और ये कोई नशा जो है, कोई नशापन जो है, एडिक्शन है, कोई मोरल वैल्यूज़ की कमी नहीं है। मतलब मोरल वैल्यूज़, ऐसा नहीं कि मोरल वैल्यूज़ नहीं है उस इंसान में, वो एक बीमारी है जिससे वो जूझ रहा है और निकला है। तो कहीं ना कहीं अपने में वो योद्धा है और समाज को भी उसको बिल्कुल बहुत ही अपनेपन से देखना चाहिए और ना ही गलत नज़रों से देखना चाहिए, ताकि उसको अपने में और मोटिवेशन मिल सके। बहुत ही सकारात्मक ये चर्चा रही। जी। आपका जो सुझाव है हमारे दर्शकों के लिए शिवांग जी? मेरा व्यूअर्स के लिए ये एक संदेश है कि आप नशे को ना कीजिए, क्योंकि भले ही नशे में मज़ा आ सकता है, आप ज़िंदगी को हाँ बोलिए, क्योंकि असली खुशी आपको ज़िंदगी जीने में मिलेगी। शिवांग जी, बहुत ही सुंदर आपने कहा, और तभी हमने अपने इस कार्यक्रम का विषय भी चुना है कि जिंदगी चुने, नशा नहीं। आपने इस कार्यक्रम में हमारे साथ बातचीत की और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचारों को साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भी धन्यवाद। मैं भी नशे में बहुत पीड़ित था, जिससे मेरे घर में अस्त व्यवस्था मची रहती थी और घर वालों से मेरे संबंध जितने भी थे सब खराब हो गए थे। और आए दिन घर पे लड़ाई करना, नशे के लिए घर में चोरी करना और भी चीज़ें, मतलब घर वालों से पैसे मांगना, नहीं दे रहे तो गुस्सा करना, बहुत सारी जो व्यवहार होते हैं नशेबाज के सेम। और स्कूलिंग भी मेरी ऐसी रही। स्कूल मैंने 10th में ड्रॉप आउट कर दिया था, फिर घर वालों ने दोबारा डाला, फिर मैंने वहाँ से भी पढ़ाई नहीं करी अपनी, और नशे में मतलब बहुत ज़्यादा घुस गया था, जिससे घर वाले बहुत परेशान थे, अस्त व्यस्त हो रखे थे जीवन मेरी। तो मेरे को यहाँ पर उपचार हेतु मेरे घर वालों ने इस सुंदर संस्था में लेके आए। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना पूरा ट्रीटमेंट लिया 8 महीने का। फिर यहाँ पर अपना वॉलंटरी करी, मैंने सेवा करी पूरी यहाँ पर 1.5 साल करीब। उसके बाद मैं यहाँ से यहीं से अपना घर भी जाते रहा, और घर पे सब जो मेरे घर से रिश्ते ख़राब थे घर वालों से, वो मेरे धीरे धीरे बेहतर होते रहे। और मैंने लाइफ में धीरे धीरे मतलब अपने आप को चेंज करा, कैसे मतलब कहाँ बाहर जीवन में, बाहरी जीवन में कैसे रहना है, क्योंकि मुझे पहले इतने तौर तरीके नहीं पता थे। धीरे धीरे अपने आप को बदला और आज के टाइम नशे से दूर पूरे 5.5 साल हो चुके हैं मुझे। और मैं फ़िलहाल करंट में जिम ट्रेनर हूँ और क्या नाम है, जिम में लोगों को ट्रेनिंग कराता हूँ, और खुद भी अपना धीरे एक दिन के स्तर पर नशे से दूर रहता हूँ और जितनी बुरी चीज़ें हैं सबसे दूर रहता हूँ और अपने आप को बेहतर बनाता हूँ और लोगों को प्रेरित करता हूँ कि एक नशे से भी अलग ज़िंदगी है। जो मतलब जो नशे में हम एक दूसरे, मतलब घर वालों को, जो घर वाले हो गए, दोस्त हो गए, सब चीज़ें हो गई, सबको भूल जाते हैं, अपने सिर्फ नशे से मतलब रखते हैं और किसी चीज़ का कोई वो नहीं। एक मतलब ही दुनिया से हटके मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ और घर वालों के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध है और घर पे जाते रहता हूँ, घर में सब बढ़िया है। और वो एक मतलब एक शांत, एक
जो वातावरण है उसमें रहता हूँ और कोई मतलब किसी भी गलत चीज़ का सेवन नहीं, और हर तरह के नशे से दूर हूँ। और मेरे को देख के और भी लोग प्रेरित होते हैं। जिसमें सुबह पीटी योगा से हमारा दिनचर्या शुरू होती है। उसके बाद नाश्ता सेशंस, जो जिम्मेदारी रहती है वो सुबह से लेकर शाम तक ये रहती है कि हर एक पेशेंट को एक समय मिले, वो अपने बारे में सोच सके। उसके अलावा जैसा कि हमने खाना, हमारा फूड है वो एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड हर पेशेंट को पहुंच सके, समय पे पहुंच सके, वो समय पे सो रहे हों, समय पे खा रहे हों, समय पे उठ रहे हों। उसके अलावा और बहुत सी करिकुलर एक्टिविटीज़ है, जैसे अंदर हमारे पास कैरम, लूडो, टेबल टेनिस, और बाहर भी हम कई लोगों से जो एजेड हो जाते हैं 40-45 प्लस, शाम को हम बाहर घुमाना, गार्डन, ये सब भी करते हैं। बाकी इस नशा मुक्ति के अलावा हम इस चीज़ पे भी काम करते हैं, जैसा थोड़ा बहुत जो भी हो पाता है कि एक कहते हैं ना नशा मुक्त, डी एडिक्शन एंड रिहैबिलिटेशन, तो पुनर्वास का भी काम रहता है। क्योंकि जब एक पेशेंट यहाँ से निकल के जाता है तो वो समाज की मुख्य धारा में एकदम से नहीं आ पाता, क्योंकि जब एक पेशेंट एडमिट होता है तो वो मतलब ज़ीरो से ही होता है, तो बाहर जाके एकदम समाज पे जाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो नशा मुक्ति के साथ साथ एक रिहैबिलिटेशन भी बहुत ज़रूरी चीज़ होता है कि इंसान को पुनर्वास उसी जगह दोबारा स्थापित किया जाए उस समाज में जहाँ से कि वो बिगड़ा था या समाज की मुख्य धारा से कट गया था। तो हम इस पे भी जितना हो सकता है अपनी तरफ से हम प्रयास करते हैं। मतलब नशा करने के उपरांत जो भी हमारे शरीर में अनौपचारिक गतिविधियाँ होती हैं, ऐसी होने पे हम जाके तुरंत अपने किसी नियरेस्ट अस्पताल के किसी डॉक्टर से मिले, सलाह लें, राय लें। अगर उससे भी तक किसी नशा मुक्ति केंद्र में जाके हम उनसे संपर्क करें और उससे जुड़ी हुई जितनी भी औषधि होती हैं, जितनी भी मेडिसिन होती है, हम उनको तत्कालीन प्रभाव से हम अपने आप को उस नशे के हटाने के तौर पे हम उसका सेवन करें। और नशा लेने से नुकसान क्या होता है हमारी बॉडी में? नुकसान ये होते हैं कि हम सबसे पहले हमारी जो होती जितनी भी फिजिकली मेंटली स्ट्रेंथ होती है लॉस हो जाती है, लॉस ऑफ मेमोरी होती है, और इन सारी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं लॉस ऑफ लाइफ स्पैन। हम अनौपचारिक तौर पे हम जितने भी हमारी आयु होती है हम उससे कम अपनी आयु जी पाते हैं, ये इसका मेजर साइड इफ़ेक्ट होती है। और इसमें क्या होता है, एक नशे का एक सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या होती है कि जितनी भी हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, वर्किंग एक्टिविटी होती है, सब डे बाय डे कम होती है। उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ होती है लॉस ऑफ मेमोरी, जिसके कारण फर्दर जाके एक डिजीज डायग्नोज भी हो जाती है, जिसको सीवियर अल्जाइमर्स के नाम से भी जानते हैं। नशा मुक्ति अभियान जो है भारत सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था। और इसमें यह है कि इसका उद्देश्य है कि शराब, तम्बाकू और अन्य मादक पदार्थ जो होते हैं वो इसका सेवन नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर से हमारे जो यंगर जनरेशन है उनको नहीं करना चाहिए। तो ड्रग एडिक्शन जिसको हो जाता है उसको ट्रीटमेंट और उसका रिहैबिलिटेशन, उपचार और पुनर्वास का काम हम लोग करते हैं। और इसमें ये कि समाज द्वारा और समाज की भी भागीदारी हमें करनी चाहिए और सब लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए इसमें। इसकी एक डी एडिक्शन हेल्पलाइन भी जनरेट की गई है, जिसका फ़ोन नंबर है 14446, इसका जो हेल्पलाइन है। अगर कोई ड्रग्स वगैरह लेते हैं, बच्चे लेते हैं, तो देखिए इनका एक तो इनकी मेंटल एबिलिटी कम हो जाती है, दूसरा जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनका इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शंस, HIV, ये सब के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा जो क्रॉनिक ड्रग एब्यूज़र्स होते हैं उनका क्या है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर बोलते हैं, जिसमें कि किडनी होती है, लिवर होता है, ये सब चीज़ों फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और क्रॉनिक ड्रग एडिक्शन से अल्टीमेटली ये इन सब चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, ग्रसित होकर, और नुकसान हो जाता है हमारे जो न्यू जनरेशन है। इससे हम सब लोगों को बचना चाहिए। माँ बाप हैं उन लोगों से मेरा ये कहना है, फादर मदर से, कि अपने बच्चों पे ध्यान दें। अननेसेसरीली उनको पॉकेट मनी या उनको वॉच करें कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और अगर कोई संगीन परिस्थिति दिखती है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करें, बच्चे को समझाएं। जितनी जल्दी आप अपने बच्चे को समझा लेंगे उतना ही बेहतर होगा। अगर उसको ड्रग एडिक्शन हो गया तो डी एडिक्शन सेंटर ही ले जाना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी होती है बच्चे को। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम जिंदगी चुने नशा नहीं। याद रखिए, नशा किसी समस्या का समाधान नहीं बल्कि अनेक समस्याओं की शुरुआत है। स्वयं नशे से दूर रहें और अपने जीवन को स्वस्थ और सुरक्षित बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।